आप सभी कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। छात्रों, आज के इस वीडियो में कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यहाँ पे आपको देखने वाले हैं। यहाँ पे जो नया वर्ष है 2024-25 उसी की जो है वो पाठ्य पुस्तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 1 से लेके अध्याय 10 तक के सभी जो प्रश्न उत्तर हैं उनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज हम देखने वाले हैं सभी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 यानी कि विद्युत धारा व उसके प्रभाव तक का सॉल्यूशन। अध्याय 1 देखिए, पादपों में पोषण। यहाँ पहले परीक्षा से पूर्व आपको कुछ तैयारी के लिए यहाँ पे देखिए, सूर्य से हमें मिलेगा सूर्य का प्रकाश, उसके बाद जड़ों से मिलेगा पानी एवं पोषक तत्व, पत्तियों से मिलेगा क्लोरोफिल और वायुमंडल से मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले प्रश्न, अध्याय 1 के पहले सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। दूसरे क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेपेथस या घटपर्णी। उसके बाद है तीसरे सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तने द्वारा। चौथे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेजड़ी। पाँचवें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम। उसके बाद है प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो पहले खाली स्थान में आप भर देंगे परपोषी प्रणाली, ये वाला। फिर दूसरे में भर देंगे आप परजीवी, ये वाला। तीसरे में भर देंगे आप पत्तियों, और चौथे में भर देंगे भोजन, और पाँचवें में भर देंगे सूर्य। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से अपने खाली स्थान पूर्ण कर लेने हैं। उसके बाद है यहाँ पे प्रश्न दूसरा, क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी पत्तियों में एक हरा वर्ण क्लोरोफिल होता है जो सौर प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करता है। प्रश्न तीसरा, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? उत्तर में लिखेंगे पौधों में भोजन बनने की स्वयं संश्लेषित विधि को स्वपोषण या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रश्न 4 देखिए, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? उत्तर में लिखेंगे जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, वह जड़, तना और शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। उसके बाद है प्रश्न 5वां, बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवों में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं। फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? 5वां उत्तर में लिखेंगे ये मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तब ये इस विलयन का भोजन में के रूप में अवशोषण करते हैं। प्रश्न 6वां, शैवाल कैसे बनते तथा ये कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे शैवाल कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, इन्हें शैवाल कहते हैं। ये दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी काई जैसे पादप दिखाई देते हैं। प्रश्न 7वां, उसका उत्तर देखेंगे। पहला है वायुमंडलीय नाइट्रोजन द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा एवं वर्षा जल के द्वारा। दूसरे ऑप्शन लिख देंगे नाइट्रोजन उर्वरकों के द्वारा। तीसरा लिख देंगे मृत जीवों द्वारा। चौथा लिख देंगे मिट्टी द्वारा। उसके बाद है प्रश्न 8वां, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर आपको परिभाषित करना है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में लिख देंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उदाहरण के लिए हरे पौधे। और विषमपोषी पोषण में लिख देंगे पोषण की वह विधि जिसमें जो है जीव अपने भोजन हेतु अन्य जीवों अथवा पादपों पर निर्भर रहते हैं, उदाहरण के लिए मानव। प्रश्न 9वें के उत्तर में देखेंगे, आप लिखेंगे तापमान की अधिकता के कारण रेगिस्तान में होने वाले पौधों एवं अपने पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेती है, जिससे होने वाली पानी की खपत कम हो जाती है। परंतु यदि नागफनी के पौधे कम ज़्यादा नमी क्षेत्र में लगाए जाएं तो पानी की खपत नहीं होगी, जिससे तना हरा नहीं रहेगा। उसके बाद प्रश्न 10वां, बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल को बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रतिवर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर में आप लिख देंगे एक ही प्रकार की फसल को लगातार बोने से फसल पर पोषण की असंतुलनता हो जाती है और बीमारी और कीट प्रसार का खतरा बढ़ेगा और मिट्टी की ऊर्जा उत्पादन में कमी होगी। प्रश्न क्रमांक 11, 2 पत्ती दी गई हैं।
प्रश्न 11वें के उत्तर में लिख देंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्ती में होगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। लाल पत्ती में क्लोरोफिल की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती। 12वां का उत्तर लिखेंगे राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम के नष्ट होने पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी जिससे फसलों की उपज घटेगी और उर्वरकों की आवश्यकता बढ़ेगी। प्रश्न क्रमांक 13 है। यहाँ पे देखिए कुछ क्रियाकलाप करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो नमी युक्त ब्रेड खुले डिब्बे में सबसे जल्दी फफूंद जैसी संरचना दिखेगी। इसका कारण है कि नमी और हवा दोनों मिलकर फफूंद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। बंद डिब्बे की तुलना में खुले डिब्बे में हवा का संपर्क अधिक होता है जिससे फफूंद जल्दी पनपती है। बा लिखेंगे तो इसमें लिख देंगे आप प्रकाश संश्लेषण किया न होने से मानव जीवन पर प्रभाव। तो पहला ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दूसरा लिख देंगे आप भोजन की कमी हो जाएगी, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपको पूरा उत्तर इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 14वां घटपर्णी पौधों का रंग हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, फिर भी ये पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है। तो घटपर्णी पौधा ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं। बा में लिख देंगे संरचना, बा का उत्तर में लिखेंगे संरचना यानी कि पत्तियां पिचर घड़े जैसी होती हैं। दूसरा प्रलोभन, पिचर के किनारे मीठा पदार्थ कीटों को आकर्षित करता है। तीसरा फसाना, कीट पिचर में गिरकर फिसलन युक्त सतह के कारण बाहर नहीं निकल पाते। चौथा पाचन, पिचर के पाचक एंजाइम कीटों को पचाकर पोषक तत्व पौधों को प्रदान करते हैं। प्रश्न में लिखेंगे उत्तर लिखना है आपको प्रकाश संश्लेषण की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र बना देंगे आपको इस प्रकार। यहाँ पे एक पौधा बना देंगे, नीचे से पानी जा रहा है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में पुनः छोड़ देते हैं। उसके बाद है अगला, चलिए छात्रों अध्याय 2 देखते हैं यानी कि प्राणियों में पोषण। अध्याय 1 था पादपों में पोषण। तो यहाँ पे आपको पहले कुछ पाठ से पूर्व क्रियाकलाप में आपको यहाँ पे अपने फ्रेंडों के नाम लिखकर वो प्रोटीन के लिए अपने भोजन में क्या खाया उनके बारे में लिखना। तो रक्षा ने दही खाया, शिवांगी ने पनीर खाया, सृष्टि ने दूध खाया, अनन्या ने मछली खाई, शिवम ने दाल खाई, नयन ने मूंगफली खाई, श्रेया ने अंडा खाया, राजू ने मांस खाया, आयशा ने दूध पिया और मुस्कान ने पनीर खाया। फिर है सही विकल्प को चुनकर लिखना है। पहले का लिख देंगे आप ऑप्शन नंबर सी यानी कि ORS का घोल। दूसरे में आप लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि रासायनिक पाचन। तीसरे वाले उत्तर में आप लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। प्रश्न क्रमांक 4 में लिख देंगे आप ऑप्शन नंबर डी, वह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। उसके बाद 5वें में लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी, यह वह जगह है जहां भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। फिर है 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले रिक्त स्थान में आप भर देंगे पाचन, दूसरे में भर देंगे स्टारफिश, तीसरे में भरेंगे अंतःग्रहण और चौथे में भर देंगे स्वाद कलिकाएँ, 5वें में भर देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद है प्रश्न 2, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे ये दिए हैं, आपको लिखना है पहले में अंतःग्रहण, दूसरे में पाचन, तीसरे में अवशोषण, चौथे में लिखेंगे स्वांगीकरण और 5वें में लिखेंगे निष्कासन। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, उसके उत्तर में लिखना है पित्त कहाँ निर्मित होता है। तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह पित्त रस का स्रावण करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में आप लिखेंगे ऐसा खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली ग्रसिका के साथ साथ चलती है परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। भोजन हमारे लिए आवश्यक है। प्रश्न 5वां उत्तर में लिखेंगे भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है जो शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में मदद करते हैं। प्रश्न 6वां, रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे अधिक समय तक रोटी को चबाते रहने से रोटी के मंडपल में लार उपस्थित टाइलिन एंजाइम क्रिया करता है। टाइलिन मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। प्रश्न क्रमांक 7वें के उत्तर में आप लिख देंगे जानवर जो घास खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए जानवर इसे पचाने के लिए जुगाली प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। घास खाने वाले जानवरों में सूक्ष्म जीव होते हैं जो सेलुलोज को तोड़कर पचा लेते हैं। मनुष्य के आहार नाल में ये अनुपस्थित होते हैं। फिर है प्रश्न 8वां, मानव पाचन तंत्र के अमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है? उत्तर में लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में एक आवश्यक एसिड है। यह बैक्टीरिया के साथ साथ अन्य हानिकारक प्रजातियों को नष्ट करने में मदद करता है। यह भोजन के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। प्रश्न क्रमांक 9वां, दीर्घ रोम का क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य? तो उत्तर लिख देंगे
दीर्घरोम छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व दीर्घरोम के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। दीर्घरोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाना है। फिर लिखना आपको उत्तर, यदि मनुष्य में रंध्रक ना हो तो क्या होगा, तो उत्तर में लिख देंगे यदि मनुष्य के रंध्रक दांत ना हो तो इससे उनके चबाने और काटने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। रत्नक दांतों का मुख्य कार्य भोजन को काटना और चीरना होता है, खासकर मांस और कठोर खाद्य पदार्थों को। इन दांतों के बिना व्यक्ति को चबाने में कठिनाई होगी, इससे उनके पाचन और पोषण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूध के दांत और तथा स्थायी दांत में अंतर लिखना है, तो यह दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। यह दूध के दांतों के गिर जाने के बाद निकलते हैं। फिर दूसरे में लिखेंगे ये लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे ये स्वस्थ मनुष्य में पूरे जीवन भर रहते हैं तथा भी वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। फिर मानव पाचन तंत्र का यहाँ पे नामांकित चित्र बनाना है, तो आपको देखिए मानव पाचन तंत्र का इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के आप इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र का चित्र बना देंगे। वीडियो को पॉज करके आप चित्र बना सकते हैं। उसके बाद है अगला सवाल, मुख्य भागों के नाम उत्तर में लिख देंगे मुंह, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13 उत्तर देखिए, अंतर्ग्रहण आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। स्वांगीकरण अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 14 जलाशयों में पाए जाने वाले अमीबा के यहाँ पे पाचन की क्रियाविधि को बताना है आपको, तो आप बताएंगे अमीबा की पाचन विधि कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो पहला चित्र ये बनेगा आपका, ये दूसरा चित्र बनेगा, ये जो आपका है वो भोज्य पदार्थ है। फिर तीसरा चित्र आप बनाएंगे इस प्रकार का और चौथा चित्र बनाएंगे इस प्रकार का। उसके बाद है इसमें कुछ लिखना भी है, तो अमीबा को सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कर्ण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल जाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, तो खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। दांतों की अवस्था तथा विभिन्न प्रकारों का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको विभिन्न प्रकार के दांतों का नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार बना देना है, ठीक है। यह है चवर्णक, अग्रचवर्णक, रत्नक और कृंतक, और इसके आसपास ये दांत बना देंगे आपको। तो ये चित्र आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से देख के ही बना सकते हैं। चलिए, छेदक या कृंतक काटने का कार्य करते हैं, भेदक या रत्नक फाड़ने और चीरने का कार्य करते हैं, अग्रचवर्णक भोजन को चबाने का काम करते हैं, चवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए चित्र इस प्रकार से आपको बनाना है ग्रसिका में भोजन की गति का। यह है भोजन, यह है ग्रसिका, यहाँ से भोजन नीचे खिसकता हुआ आमाशय में आता है। उसके बाद है अगला सवाल, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो यहाँ पे आपको एक गाय में जो है जो कि घास खाती है उसका पाचन तंत्र का चित्र यहाँ पे आपको उसको बना देना है। उसके बाद है आपका प्रोजेक्ट 1, धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर निर्माण कीजिए। तो परिणाम आवश्यक है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और श्वास लेना आसान होता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है। और यहाँ पे आपको धूम्रपान से बचने वाला ये जो पोस्टर है ये आपको बना देना है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसका सेवन ना करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम जल को उबाल कर ठंडा कर लें, इसमें 1 चुटकी नमक और एक चुटकी चीनी का घोल दें। दस्त के दौरान पानी की कमी को पूरा करता है, शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करता है, उल्टी या बुखार के समय इसका उपयोग किया जाता है। अध्याय 3 है ऊष्मा। पाठ के पूर्व आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कुछ लिख देना। तो ये वस्तुएं गर्म व ठंडी लगती हैं क्योंकि ये वस्तुएं ऊष्मा व ताप का परिवहन कर पाते हैं। फिर है सही विकल्प। प्रश्न पहले में आप लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी, पानी से बर्फ़ के टुकड़े की ओर। फिर दूसरे का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ और खरगोश। तीसरे का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ़ के गोले को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना। चौथे का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, धातु लकड़ी की अपेक्षा कम ऊष्मा की अच्छी चालक है, सॉरी, ठीक है। फिर पाँचवें का रहेगा समुद्र की ओर से आने वाली वायु को ऑप्शन नंबर ए। छठवें का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। फिर है छठवें का रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान में पहले रिक्त स्थान में आएगा ठंडी, दूसरे में आएगा कुछ चालक, तीसरे में आप भर देंगे गर्म, और चौथे वाले में लिखेंगे समुद्री समीर, और पाँचवें वाले में लिख देंगे विकिरण। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर में आप लिख देंगे ये वाला उत्तर जो है आपका पूरा, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते वे ऊष्मारोधी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, लकड़ी आदि। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर में आपको ये तालिका इस प्रकार से भर देनी है। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। थर्मामीटर के पारे की गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग किया जाता है।
है ना। और फिर आजकल डिजिटल थर्मामीटर का भी उपयोग किया जाता है। 5वां उत्तर में लिखेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर का बर्फ़ के टुकड़े का तापमान नहीं मापा जा सकता, क्योंकि बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मामीटर की रेंज जो है वो केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस तक है। प्रश्न 6वें के उत्तर में आप लिखेंगे यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान नहीं होगी। 7वें के उत्तर में लिखेंगे कागज़ की बनी प्याले में पानी गर्म करने पर कागज़ नहीं जलता, तो उत्तर में लिखेंगे कागज़ आग के संपर्क में आने पर तुरंत जल उठता है, परंतु जब कागज़ से बने कप में जल डालकर गर्म किया जाता है तो कागज़ के प्याले को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, जिसके कारण जल की उपस्थिति में कागज़ ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और कागज़ को आग नहीं लगती। 8वें का उत्तर लिखेंगे काले रंग के कपड़े जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र जैसे कि काला अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे कि सफ़ेद ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, उसे परावर्तित कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां गर्म दूध का ताप के लिए, ठीक है, तो इसका उत्तर में आप लिख देंगे नहीं, गर्म दूध का ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान मापते हैं, जो शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त होता है, जबकि गर्म दूध का तापमान इससे अधिक होता है। ठीक है, और फिर है प्रश्न क्रमांक 10वां, उसके उत्तर में लिखेंगे बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तपते हो जाता है। इसका कारण है कि उसमें ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, अर्थात स्थानांतरित हो जाती है, चूँकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होने के कारण गर्म नहीं हो पाती, हमें गर्म नहीं लगता, इसके निकल जाने पर बर्तन पकड़ने पर गर्म लगता है। 11वां ऊष्मा स्थानांतरण में चालन संबंध में अंतर बताइए, जिसको आपको उत्तर ये लिख देना है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12वां, आ का उत्तर ये आपका, ठीक है, आपको ये उत्तर लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर में आपको ये लिख देना है, वीडियो को पॉज जरूर कर लें। प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर है ये पूरा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13वां, थर्मामीटर में सावधानियां क्या रखनी चाहिए। तो पहली, थर्मामीटर का उपयोग से पहले व बाद में धो लेना चाहिए। दूसरा, उपयोग से पहले का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। और चौथा, थर्मामीटर उपयोग के समय बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए। फिर यहाँ पर सचित्र वर्णन करना है चित्र बना के। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। इसका देखिए चित्र बनाएंगे आप इस प्रकार। ये है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर। ये है आपकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद अगला सवाल है थल समीर और समुद्र समीर को बताइए। तो उत्तर में लिख देंगे समुद्रीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल से जल की ओर चलने वाली पवनों को समुद्र समीर कहते हैं, और समुद्री क्षेत्रों में रात्रि के समय चलने वाली थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को थल समीर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखना, तो ये आपका अंतर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से अंतर लिख लीजिए। फिर प्रोजेक्ट कार्य 1 है, आपको विभिन्न मित्रों के नाम लिखना है और उनके शरीर का तापमान बताना है माप कर। तो ये है तापमान, ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख देना है। प्रोजेक्ट 2 है, तो का है तापमापी का उपयोग करके पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते हैं। तो स्वच्छता संक्रमण से बचाने के लिए, माप में त्रुटि कम करने के लिए और प्रारंभिक तापमान स्थिर करने के लिए, सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए। दूसरा, तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तो तापमान का सीधा असर जीभ पर पड़ता है, इसलिए उसके नीचे तापमापी रखते हैं। फिर हाँ, शरीर के कंधे के नीचे भी रखते हैं। फिर शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है, अलग अलग है। शरीर के विभिन्न भागों का ताप भिन्न भिन्न या अलग अलग है। 4 देखिए, अम्ल, क्षारक और लवण। पाठ के पूर्व की तैयारी में आपको यहाँ पे खट्टे पदार्थों को बॉक्स में लिख देना है और मीठे पदार्थों और ये अलग स्वाद वालों को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद है ये, ठीक है, आपको कर लेना है कंप्लीट। फिर प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्पों को चुनकर लिखिए। तो पहले में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी फार्मिक अम्ल, दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, तीसरे में लिखेंगे अपाचन से बचने के लिए तो बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रति अम्ल, फोर्थ में आ जाएगा गहरा गुलाबी ऑप्शन नंबर सी, पाँचवें में लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी उदासीन विलयन। रिक्त स्थान, पहले रिक्त स्थान में अम्लीय, दूसरे में लैक्टिक, तीसरे में उदासीन, उसके बाद चौथे में क्षारक और पाँचवें में लवण व जल। फिर सिरका और पालक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। उत्तर में लिख देंगे सिरका में एसिटिक अम्ल और पालक में ऑक्सैलिक अम्ल। फिर प्रश्न तीसरा, उत्तर में लिखेंगे यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाए ताकि ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर सकें जो क्षार की प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। चौथा, रंग परिवर्तन न होने से आशय या तो यह विलयन क्षारीय है या उदासीन। यहाँ पे आप क्षारीय लिखेंगे, ठीक है, या बनाएंगे। फिर है 5वां, उत्तर में लिखेंगे हल्दी एक प्राकृतिक पीएच संकेतक है
हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन क्षारीय स्थितियों में रंग बदलता है, चूँकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए रंग बदल जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में लिखेंगे सूचक वाला। उत्तर में लिखेंगे अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है सूचक कहलाते हैं। 2 प्राकृतिक सूचक है हल्दी और गुड़हल की पत्तियाँ। 7वें के उत्तर में लिखेंगे अपशिष्ट को जलाशय में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो जलीय जीव व मछलियाँ अम्ल के प्रभाव में प्रभावित होंगे, सभी जीव मर जाएंगे। 8वें के उत्तर में लिखेंगे अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंद डालकर धीरे से हिलाएं। विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है व हमें हल्का गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है। 9वां लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। उत्तर जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे वह अम्ल है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे वह क्षार है। प्रश्न 10वां उत्तर में लिखेंगे चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम सल्फेट और जल बनता है। प्रतिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा निकलती है, यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये सूत्र लिख देंगे आप। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्लीनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम। 12वां अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं। तो अम्लीय वर्षा वातावरण में अधिकतम CO2 और NO2 के कारण पानी में H+ आयन की मात्रा बढ़ जाने के कारण अम्लीय वर्षा होती है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर इससे प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 13वां आ वाले क्वेश्चन में आप उत्तर लिखेंगे जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए उस जगह पर नमीयुक्त खाने के सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है। अम्ल व क्षार में अंतर। तो उत्तर में लिखेंगे स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सा वाले उत्तर में लिखेंगे कार्बोनेटेड पेय अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो सकता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। खाली पेट पीने पर यह पाचन क्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। प्रश्न क्रमांक 14वां आपको देखिए ये टेबल पूरी करना है, तो आप ये टेबल जो है पूरी कर लेंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो ये टेबल में आपको ठीक इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14वां सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में और एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है आम में। प्रश्न क्रमांक 14वां सा वाले उत्तर में लिखेंगे हमारे आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण अपचन क्रिया होने लगती है। डॉक्टर ऐसी स्थिति में नारियल पानी व जीरा खाने की सलाह देते हैं। 15वां देखिए आ दैनिक उदासीनीकरण की उदाहरण बताना है। तो पहला हमारे आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर खट्टी डकारें आती हैं, इन्हें शांत करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग। दूसरा चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है, इसके काटने पर उदासीन करने हेतु कैलेमाइन विलयन। 15वां बा उत्तर में लिखेंगे वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि CO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वर्षा जल में घुलकर इसे अम्लीय बना देती हैं, इसलिए नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। प्रोजेक्ट कार्य 1 है, आपको इस तालिका को पूरा करना है, तो आपको ये तालिका इस प्रकार से पूरी कर देनी है। आप देख लीजिए 2 में आपको अम्लीय पदार्थ और 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखना है। तो नींबू, सिट्रिक अम्ल, टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल, दही, लैक्टिक अम्ल, सिरका, एसिटिक अम्ल, आम, एस्कार्बिक अम्ल। क्षारीय पदार्थ बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीच, सोडियम हाइपोक्लोराइड, वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसके अलावा भी आप यहाँ पे जो है ये नाम भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी सभी क्षार हैं। अध्याय 5 देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे पाठ से पूर्व तैयारी में आपको यहाँ पे सही या गलत का निशान लगाना है, तो आपको तालिका को देख के यहाँ पे भर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरे 1 से लेके 12 तक यहाँ पे आपको इस प्रकार से निशान लगा देने हैं। उसके बाद है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले में आएगा ऑप्शन नंबर डी, विकल्प A, B, C तीनों सही हैं। दूसरे में आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनाइजेशन। तीसरे में आएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील। चौथे में आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश संश्लेषण। और 5वें वाले उत्तर में लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपकी ओजोन परत। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहले रिक्त स्थान में आएगा रासायनिक, दूसरे में आप लिख देंगे हानिकारक, तीसरे में भौतिक, चौथे में क्रिस्टलीकरण और 5वें में लिखेंगे ऑक्सीजन एवं जल। फिर है प्रश्न दूसरा, उत्तर में लिखेंगे यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वह चमकीली सफ़ेद रंग की ज्वाला दिखाई देती है। तो ये आपको मैग्नीशियम रेवन का ये यहाँ पे जो
सूत्र है वो भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक तीसरा का उत्तर में लिखेंगे हम PVC पाइप का उपयोग करेंगे क्योंकि ये जंग प्रतिरोधी, टिकाऊ और हल्के होते हैं, इनकी आयु भी लंबी होती है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, 4 प्रश्न नहीं पढ़ेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उत्तर देखते जाते हैं। उत्तर में लिखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है व पानी का पानी दूधिया हो जाता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। 5वें का उत्तर देखिए, फलों का पकना एक रासायनिक उदाहरण है क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ निर्मित होते हैं। पके हुए फल में रंग का परिवर्तन होता है। प्रश्न क्रमांक 6 उत्तर में लिखेंगे पानी का भाप में बदल जाना भौतिक परिवर्तन है। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां उत्तर में लिखेंगे कागज़ को काटने पर उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता किंतु कागज़ को जलाने पर उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। 8वें के उत्तर में लिखेंगे भौतिक परिवर्तन कुछ ऐसे परिवर्तन जिसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन पदार्थों के संघनन के बदले नए पदार्थ बन जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां इसका उत्तर में लिखेंगे कॉपर सल्फेट विलयन, लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा आयरन सल्फेट बनने के कारण हो जाता है। वीडियो अगर जल्दी हो रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर लिखें, ठीक है। फिर है ध्वनि को 10वां उत्तर ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन आदि घटनाएं रासायनिक परिवर्तन हो सकती हैं। 11वां मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है व नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 12वां आ उत्तर में लिखेंगे यदि लोहे के एक टुकड़े को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाए तो इसे पर भूरे रंग की जो है एक परत चढ़ जाती है, इस पदार्थ को जंग कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र आपको इस प्रकार से लिख देना है। 12वां का बा उत्तर है रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्र नमी युक्त वातावरण उपस्थित होता है। फिर 13वां यह विधि क्रिस्टलीकरण विधि है, कॉपर सल्फेट द्वारा क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा बनते हैं। इसमें गर्म उबलते हुए जल में कॉपर सल्फेट तब तक घोलते हैं जब तक यह घुलना बंद ना हो जाए, फिर से ठंडा कर क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं। 14वें के उत्तर में लिखेंगे उपाय तो लोहे पर पेंट या ग्रीस का इस्तेमाल करके, दूसरा लोहे पर अन्य धातु की परत चढ़ा के, तीसरा लोहे को नमी युक्त वातावरण में नहीं रखना चाहिए, चौथा लोहे पर चिकनाई लगाना। उसके बाद है अगला प्रोजेक्ट कार्य 1। तो आपको देखिए पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तित होती है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है। अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। पटाखों का फूटना रासायनिक परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना। शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन क्योंकि नया पदार्थ बनता है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन है। भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन, एक नया पदार्थ बनना। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। फिर है शरीर और शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे प्रक्रिया का चित्र से बताइए। तो हम एक बर्नर लेंगे, उसमें शक्कर को पानी को गर्म करेंगे तो पानी जो है वो शक्कर बाष्पीकरण द्वारा निकालेंगे। इसमें शक्कर के घोल को पानी के बर्तन को अधिक ताप पर गर्म करेंगे जिससे उसमें पानी भाप बन के उड़ जाएगा और हमको शक्कर प्राप्त हो जाएगी। अच्छा देख लीजिए जीवों में श्वसन। देखिए हम आपको एक वीडियो में पूरे 10 तक पार्ट बताने वाले हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको पार्ट से पूर्व तैयारी में गोले में लिख लेना है ये चिड़िया, पेड़ पौधे, पालतू जानवर, और डब्बे में लिख देना है सूखी लकड़ियाँ, ये सब, ठीक है। उसके बाद है जीव जंतुओं में एवं पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, वे सांस लेते हैं, उन्हें वृद्धि एवं जीवन संभव है, ये सजीव कहलाते हैं। सही विकल्प पहले वाले उत्तर में लिखेंगे पौधों की, ऑप्शन नंबर सी पौधों की जड़ों श्वसन की क्रिया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद दूसरे में लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन। तीसरे में लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। चौथे में लिखेंगे सी हृदय की गति में कमी होना। 5वें में लिख देंगे आप ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद रिक्त स्थान, पहले रिक्त स्थान में आएगा वायवी, दूसरे में आएगा श्वसन दर, तीसरे में आएगा ऊर्जा, चौथे में आएगा डायफ्राम और 5वें में आएगा त्वचा। फिर है मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है। तो उत्तर में लिखेंगे अधिक ऊंचाई पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवी श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग की पूर्ति करती हैं। चौथे उत्तर में लिखेंगे हाँ पौधे की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी रूट रेस्पायरेशन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। फिर 5वां यह प्रक्रम वायवी है, उत्तर में लिख देंगे। 6वें के उत्तर में लिखेंगे कॉकरोच में श्वसन जो है श्वास रंध्र के द्वारा होता है। 7वें में उत्तर लिखेंगे इस स्थिति में हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, इसी आपूर्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति द्वारा तेज़ी से सांस ली जाती है। 8वें में तालिका जो है वो आपको यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप करते समय आपकी श्वसन दर कितनी होती है तो ये आपको बता देना। तो इस प्रकार से आपको पूरी तालिका जो है वो भर देनी है। 9वें उत्तर में लिखेंगे डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, इस प्रकार वह सांस लेती है, ठीक है, सांस लेती है।
10वां आपको फिर तालिका दी गई है, आपको तालिका को इस प्रकार भरना है। मेंढक में फेफड़े, यीस्ट में कोशिका, कॉकरोच श्वास रंध्र, मछली गिल्स, छिपकली फेफड़े और गाय भी फेफड़ी। फिर 11वां उत्तर में लिखेंगे धूम्रपान फेफड़ों की क्षमता को कम करता है, जिससे सांस लेने में एवं छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा श्रम का कार्य करने, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेज़ी से हाँफने लगते हैं। 12वां अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी पेशियों में ऐंठन पेशियों के अवायवीय शोषण करने के कारण होती है। फिर 13वां देखिए, आपको यहाँ पे जो है सूत्र को पूरा करना है, तो ये लिख देंगे आप। पहला में लिखेंगे यह अभिक्रिया वायवीय शोषण है। दूसरे में लिख देंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ठीक है। 11वां उत्तर देखिए, धूम्रपान फेफड़ों की क्षमता को कम करता है, जिससे सांस लेने एवं छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा श्रम का काम करने, सीढ़ियाँ चढ़ते समय तेज़ी से हाँफने लगते हैं। 12वां उत्तर में लिखेंगे अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी पेशियों में ऐंठन पेशियों की अच्छा, ये वाला उत्तर हम कर चुके हैं। तीसरे में लिखेंगे उपरोक्त दोनों में से किसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तथा किसमें ऊर्जा का उत्पादन। तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है व प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 14वां देखिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 रह जाए तो मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में सांस लेते ही श्वसन दर में वृद्धि, दिल की धड़कन में तेजी हो जाती है। 15वां उत्तर में लिखेंगे पौधे अपने पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से हैं, जो कि गैसों का आदान प्रदान व श्वसन की क्रिया करते हैं। प्रश्न 16वां, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको मानव श्वसन तंत्र का ये जो है चित्र बना देना है। देखिए, ठीक इसी प्रकार आपको जो है वो पूरा चित्र बना देना है मानव श्वसन तंत्र का। उसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य वन में देखिए आपको फिर तालिका दी गई है, तो तालिका में आपको पूरा यहाँ पे भर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको तालिका को भर देना है। प्रोजेक्ट कार्य 2 में आपको धूम्रपान रोकने के लिए एक पोस्टर बनाना है और कुछ नारे लिखना है। तो धूम्रपान को रोकने के लिए ये आप पोस्टर बना देंगे, नो स्मोकिंग एरिया। ठीक है, धूम्रपान निषेध क्षेत्र, जहाँ धूम्रपान करना अपराध है। ये पोस्टर बनाने के बाद आपको जो नारे लिखना, तो नारे इस प्रकार से लिख देंगे, धूम्रपान भयंकर आफत है, देता मौत को दावत है। दूसरा लिख देंगे, धूम्रपान नहीं है कोई शान, धीरे धीरे लेता है सबके प्राण। 7 शुरू करते हैं, जंतुओं और पादप में परिवहन। पहले आपको देखिए, ये हृदय के चित्र में आपको पूरे नाम लिखना है, तो ये आप पूरे नाम जो है वो लिख देंगे इसी प्रकार। ठीक इसी प्रकार आपको नाम लिख देना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर है सही विकल्प। पहले वाली सही विकल्प का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन। दूसरे का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से। तीसरे का है ऑप्शन नंबर ए, दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं। चौथे का है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। पाँचवें का है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकल्प ए तथा बी दोनों सही हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाले उत्तर में लिखेंगे हीमोग्लोबिन, दूसरे में लिखेंगे परिसंचरण, तीसरे में लिखेंगे स्टेथोस्कोप, चौथे में लिखेंगे पट्टिकाणु और पाँचवें में लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न क्रमांक 2 में उत्तर लिखेंगे रक्त पाचित भोजन को क्षुद्रांत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाना। तीसरा उत्तर लिखेंगे क्या कारण है कि शिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित कर देती हैं। उत्तर, शिराओं में ऐसे बल्ब मौजूद होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। चौथे के उत्तर में लिखेंगे धमनी में रक्त प्रवाह तेजी व अधिक दाब से होता है। धमनी भित्ति मोटी व लचीली होती है तथा शिरा की भित्ति पतली व लचीली होती है। प्रश्न 5वां, जिस प्रकार मानव का हृदय 4 कक्षी होता है, तो आपको उत्तर लिखना है। तो मानव से भिन्न हृदय वाले जंतु हैं केचुआ, ऑक्टोपस और स्कॉलिडॉन मछली। फिर है बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों प्राय पसीनों के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे पसीने उपस्थित लवणों के कारण बन जाते हैं। 7वां उत्तर में लिखेंगे रक्त का लाल रंग जो है उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर रक्त की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचना कठिन हो जाता है। 8वां उत्तर लिखेंगे, उत्तर में लिख देंगे आप ये 8वां प्रश्न। उत्तर में लिखेंगे स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वह उनके शरीर में प्रवेश करके अब उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। 9वां, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया न हो तो क्या होगा? उत्तर में लिखेंगे मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र पसीना इत्यादि को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यदि यह क्रिया रुक जाए तो मानव को जीवित रहने की संभावना कम हो जाएगी। 10वें उत्तर में लिखेंगे आप
धमनियाँ शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरित करती हैं। इसी प्रकार से फ्लोएम पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन और अन्य पोषक तत्वों को ले जाता है। 11वें में 2 चित्र दिए गए हैं। उत्तर में लिखेंगे बी में बाष्पभोजन की क्रिया तीव्र गति से होगी, क्योंकि कैक्टस पौधे शुष्क और गर्म वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए इनके पत्ते कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं जो पानी के नुकसान को कम करते हैं। साथ ही इनकी मोटी मोम जैसी परत होती है। पहले मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली को चित्र सहित समझाइए। तो मानव उत्सर्जन तंत्र आपको कुछ इस प्रकार से बना देना है। यहाँ पर आपकी 2 वृक्क यानी कि किडनी है, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ठीक इसी प्रकार से आपको चित्र बना देना है। और इसके बारे में कुछ भी लिखना है भी है, तो आप लिखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसमें प्रमुख अंग गुर्दे होते हैं जो रक्त से विषैले और अनावश्यक पदार्थों को छानते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में निकालते हैं। मूत्रवाहिनी मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय तक ले जाती है, जहाँ यह अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। मूत्राशय से मूत्रमार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। प्रश्न क्रमांक 13 उत्तर में लिखेंगे मानव शरीर में हृदय एक ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रोके रक्त को पंप करता है। हृदय 4 कक्षों से बटा होता है, 2 आलंद एवं 2 निलाय। दाहिना निलाय जो है फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त को भेजता है और बायां निलाय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। साइनेट नोड से उत्पन्न विद्युत संकेत हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, जिससे हृदय सुचारू रूप से कार्य करता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 14 आ। इसके उत्तर में आप लिखेंगे यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाए तो पौधे की वृद्धि और विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में भोजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। इसके अवरुद्ध होने से पत्तियों द्वारा निर्मित शर्करा और पोषक तत्व पौधों के अन्य भागों तक नहीं पहुँच पाएंगे। इससे पौधों कमज़ोर हो जाएगा, वृद्धि रुक जाएगी और अंततः पौधा मर भी जाएगा। फल, फूल और बीज का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है, जिससे पौधे का जीवन चक्र रुक जाएगा। बा देखिए प्रश्न क्रमांक बा। उत्तर में लिखेंगे जाइलम संवहनी ऊतक है जो पौधों में पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम पौधों की जड़ों से पानी और खनिज तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया पौधे के विकास, वृद्धि और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परिसंचरण तंत्र की यहाँ पर वर्णन करना है। तो उत्तर परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य रक्त, पोषक तत्वों, गैसों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। इसमें हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं शामिल है। हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है, 2 आलंद और 2 निलय। दायां ऑक्सीजनहीन रक्त को फेफड़ों में पंप करता है, जबकि बायां हिस्सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। तो ये आपको चित्र बना देना है हृदय का। आप चाहे तो यहाँ पे वो जो ऊपर दिया गया था सबसे ऊपर उसको भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1 है, आपको स्टेथोस्कोप का मॉडल प्रदर्शित करना है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर है प्रोजेक्ट कार्य 2, आपको एक सारणी दी गई है। तो पहली में लिखेंगे फुफ्फुसी रोग विशेषज्ञ पल्मेनोलॉजिस्ट, फिर CBC मतलब कंप्लीट अलर्ट काउंट। फिर है तीसरे में शीघ्र चिकित्सक को दिखाएं, तली भुनी चीज़ों का सेवन ना करें, गर्म पानी पीते रहें। अध्याय 8 देखते हैं, यानी कि पादपों में जनन। यहाँ पे आपको पाठ से पूर्व तैयारी में आपको यहाँ पे आम, अनार और मटर पे गोली लगा देना है। फिर यहाँ पे 3 गोली लगाए हमने, आलू, गुलाब और जामफल और कलम द्वारा। उसके बाद ऑप्शन सही विकल्प के चयन में पहला उत्तर रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु, किशोर, बच्चा और वयस्क। दूसरे उत्तर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु, ऑप्शन नंबर डी। फिर तीसरे वाले उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 4। उसके बाद है चौथा प्रश्न, इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्त्री केशर। उसके बाद प्रश्न जो है आपका प्रश्न 4 है, एक और प्रश्न 4 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है शायद नंबरिंग में। बी, एक ही प्रजाति के फूलों को एक क्षेत्र में लगाना। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा परागण, दूसरे में खंडन, तीसरे में फूल और फल, चौथे में आ जाएगा मुकुल और 5वें में लिख देंगे कायिक प्रवर्धन। फिर है प्रश्न दूसरा, पहेली जानना चाहती है कि नए पादप सदैव बीज से ही उगते हैं, क्यों? उत्तर में लिख देंगे नए पादप सदैव बीज अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। यह एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती से नए पौधों का निर्माण होता है। प्रश्न तीसरे को उत्तर में लिखेंगे निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, दूसरा पौधे के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। फिर कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ, पहला कम समय में पौधे उगाए जा सकते हैं, दूसरा नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। 5वां उत्तर, परागण में उपस्थित नर युग्मक वायु या जल द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं, पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागण चिपक जाते हैं। प्रश्न 6वां, पानी और हवा कैसे जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे पौधों में परागण की प्रक्रिया जनन में सहायक है, क्योंकि इसके लिए पानी, हवा व कीटों द्वारा परागण होता है। 7वां उत्तर देखेंगे आपको यहाँ पे परागणों
परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना यानी कि स्थानांतरण होना परागण कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। उसके बाद है प्रश्न 8वां उत्तर, नर तथा मादा युग्मकों के संयोग से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज आगे चलकर भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 9वां तो उत्तर लिखेंगे, परागण एक अनिवार्य परिस्थिति प्रणाली सेवा है जो वन्य पादप समुदायों के साथ साथ कृषि की उत्पादकता को बनाए रखने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 10वां उत्तर, पपीता, खीरा एक लिंगी पुष्प होते हैं। इनमें केवल एक जनक संरचना या प्रणाली होती है, या तो नर होगा या तो मादा होगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 11वां उत्तर में लिखेंगे, पादप की पत्ती या जड़ आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। पौधों में जनन कायिक प्रवर्धन विधि से होता है, अतः पौधे गमले में आर्द्रता न होने के कारण अंकुरण नहीं हुआ। 12वां देखिए, यीस्ट में प्रजनन को आपको समझाना, तो आपको इस यीस्ट में इस प्रकार चित्र बना देना है और लिखना है, यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध या मुकुल यानी कि कली कहलाता है। इस प्रकार से आपको ये पूरा उत्तर लिख देना है। ठीक है, ये पूरा उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पे इस पर लिख देना है। 13वां देखिए, पुंकेसर या पुष्प का नर भाग है, स्त्रीकेसर मादा भाग है, वर्तिका अंडाशय तक पहुँचने वाला है और वर्तिकाग्र जो है वो परागकण की बीजाणु तक। ठीक है, ये उत्तर आप लिख देंगे। 14वां देखिए, मैपल बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। मदार, आग के रोग युक्त बीज पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कांटेदार बीज, इन बीजों का प्रकीर्णन जंतु द्वारा होता है। जेंथिलियम, इनका प्रकीर्णन जंतुओं के शरीर से चिपक जाने से होता है। 15वां उत्तर आपको इस प्रकार से लिख देना है। देखिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 15वां उत्तर, प्रोजेक्ट कार्य 1 में आपको ये तालिका भर देनी है। प्रोजेक्ट कार्य 2 में भी यहाँ पे आपको तालिका ही भरना है। उसके बाद प्रश्न अध्याय 9 गति एवं समय, आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से तालिका भर देनी है। 15 मिनट 100 मीटर, 20 मिनट 100 मीटर बूझों की, क्योंकि बूझों की चलने की गति तेज़ थी। ठीक है, उसके बाद पहला सही विकल्प पहले में आएगा वृत्ति गति, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे में आएगा पथमाप यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूप घड़ी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी। चौथे में आएगा बी, समान गति। 5वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर रिक्त स्थान में पहले में आएगा 1 दिन, दूसरे में आएगा सरल रेखा, तीसरे में आएगा 72 बार, चौथे में आएगा सेकंड और 5वें में आएगा एक समान। प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर आपको देखिए ये है, गतियों के नाम है मार्च पास्ट करते हुए सैनिक। ठीक है, ये आपको उत्तर लिख देना है प्रश्न क्रमांक 2 में। फिर प्रश्न क्रमांक 3 में आपको ये उत्तर लिख देना है, देख लीजिए, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में आपको ये लिख देना है ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। फिर प्रश्न क्रमांक 5, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए सीधे आंसर बता रहे हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आंसर लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लीजिए, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का पूरा उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वें के उत्तर में आपको लिख देना है ये आपके प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8वां, इसके उत्तर में लिख देंगे पूरा ये। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9वां, उसके उत्तर में हो जाएगा पूरा ये, आपको ग्राफ बना देना है। इसके बी वाले में आपको ये ग्राफ बना देना है। उसके बाद 10वें में आपको ये पूरा चित्र बना देना है। उसके बाद 11वें में आपको ये डंडा रेख बना देना है आपको। ठीक है, ठीक इसी प्रकार फिर 12वें में आपको गतियाँ बतानी हैं, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दोलन गति, आवर्ती गति, सरल रेखी गति, समान गति, असमान गति। 13वें में आपको इस तालिका को पूरा कर देना है। 14वें में आपको ये यहाँ पे डंडा रेख बना देना है कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको ये डंडा रेख बना देना है। 15वें में भी आपको ये वाला डंडा रेख बना देना है। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 1 में आपको ये घड़ी बनाकर उनके बारे में लिखना है। प्रोजेक्ट कार्य 2 में आपको गतियों के बारे में लिखना है। तो देखिए ये दोलन गति, आवर्ती गति, सरल रेखा, समान गति। यहाँ पे हमने ऑप्शन चेंज कर दिए हैं क्योंकि जगह बहुत कम थी, तो यहाँ का यहाँ कर दिया और यहाँ का यहाँ। ठीक है, फिर ताकि जगह मैनेज हो जाए, फिर ये है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अध्याय 10 आपको यहाँ पे देखिए पाठ से पूर्व तैयारी में ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद ये यहाँ पे इनको भी यहाँ पे ऐसे इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहले का उत्तर ए टॉर्च, दूसरे का बी विद्युत घंटी, तीसरे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 या 2 से अधिक, चौथे का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा प्रभावित होने पर, पाँचवें को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत बल्ब, और रिक्त स्थान पहले में आ जाएगा तप्त, दूसरे में तंतु, तीसरे में LED, चौथे में विद्युत चुंबक और 5वें में चुंबक। फिर है
आपका यहाँ पे अध्याय प्रश्न क्रमांक 2 का आपको उत्तर लिखना है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, तो इसका पूरा उत्तर ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 4। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, तो इसके उत्तर में आपको पूरा ये उत्तर लिख देना है, प्रश्न क्रमांक 5। फिर 6वें के उत्तर में आपको लिख देना है ये बल्ब दीप्त नहीं होता। 7वें के उत्तर में आपको ये आप पूरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। 8वें के उत्तर में भी आपको यहाँ तक पूरा उत्तर लिख देना है ये। उसके बाद 9वें के उत्तर में आपको लिख देना है ये। फिर 10वें के उत्तर 9वें का बा उत्तर में आपको लिख देना है। उसके बाद आ जाएगा 10वां खुला परिपथ और बंद परिपथ, तो आपको इस प्रकार से इनका वर्णन कर देना है अंतर करते हुए। फिर 11वें के उत्तर में आपको यहाँ पे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो ये आपको उत्तर पूरा इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद है 12वां, तो विद्युत घंटी का चित्र आप कुछ इस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से देख के बना दीजिएगा और उत्तर में यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ पूरा लिख दीजिएगा। 13वें में आपको चित्र बनाना है, तो ये चित्र बनेंगे आपके। 14वें में उसके बाद में बनेगा ये चित्र दोनों। उसके बाद 14वें में बनेंगे ये विद्युत के उपयोग के समय, ठीक है, ये उत्तर। फिर बाद में आपको ये उत्तर लिख देना है। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 1 में आपको लिख देना है ये सारणी भरकर बा उत्तर। उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 2 का उत्तर देख लीजिए, MCB, LED, टेस्टर और स्विच। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको सभी अध्याय अलग से समझकर लिखना हो तो वो वीडियो हमारे चैनल पर डली है, वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो।